यस सर। जी अच्छा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर एक रैंडम वेरिएबल है उसको आप किसी फंक्शन में से पास करें तो जो आउटपुट पे आपके पास सिग्नल आएगा वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, तो वाई एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, उसको मैंने एक फंक्शन जी, जनरल फंक्शन है जी, उससे पास किया, हमारे पास एक दूसरा रैंडम वेरिएबल आ गया वाई। ठीक है, तो आगे उसने इसको इक्वेट किया है इन द फॉर्म ऑफ फाइन फंक्शन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये जी वैसे कोई नॉन लीनियर फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जांपल उसने दी है, let the random variable x be the temperature in degree Celsius and consider the transformation y is equal to 1.8 x plus 32 which gives the temperature in degrees Fahrenheit. ठीक है, मैं आपको सही बता दें। अच्छा, ये इसमें जो है आपने अगर आपको फर्स्ट करें एक्स की जो है ना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है वो नोन है, और आपको आपने एक्स को लीनियरली ट्रांसफॉर्म किया, सॉरी नॉट लीनियरली, ट्रांसफॉर्मेशन से पास करने के बाद आपने एक दूसरा रैंडम वेरिएबल वाई जनरेट किया। एक्स की पीएमएफ आपको नोन है, आप वाई की फाइंड करना चाहते हैं पीएमएफ। ठीक है, प्रॉब्लम समझ आया? यस सर। जी सर, आगे एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, इसकी पीएमएफ आपको नोन है, इसको किसी फंक्शन में से पास किया, एक दूसरा रैंडम वेरिएबल y जनरेट किया जो कि रैंडम वेरिएबल होगा। हर रैंडम वेरिएबल के साथ एक पीएमएफ एसोसिएटेड है। x की पीएमएफ हमें नोन है, हम y की पीएमएफ फाइंड करना चाहते हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द पीएमएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। वो फंक्शन है क्या इस केस में? अगर फर्स्ट करें वो ax प्लस b भी हो सकता है, वो कोई लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे log ऑफ x एक फंक्शन है, तो इन जनरल इसको हम g ऑफ x से डिनोट करते हैं कि y सम फंक्शन ऑफ x। So if y is equal to g of x is a function of random variable x and y, then y is also a random variable since it provides a numerical value for each possible outcomes. ठीक है ना, हमने बताया था ना कि सैंपल स्पेस के सारे आउटकम्स को हम रैंडम वेरिएबल के थ्रू मैप करते हैं टू सम रियल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है कि सारे आउटकम्स जो हैं वो किसी ना किसी रियल नंबर पे मैप हो रहे हैं, और उन्हीं रियल नंबर्स को मैंने किसी ट्रांसफॉर्मेशन में से पास करने के बाद किसी और रियल नंबर पे मैप कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इन इफेक्ट y की जो वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की, वो भी सैंपल स्पेस में किसी इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं या किसी आउटकम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये समझ आई कि नहीं? यस सर। ठीक जी है। सर। अच्छा, ठीक है, दिस इज बिकॉज एवरी आउटकम इन द सैंपल स्पेस defines a numerical value x for the random variable x and hence also numerical value y for the random variable y. ठीक है, if x is discrete with pmf denoted by p of x, then y is also discrete and its pmf is denoted by p of y, and this pmf can be computed using this relationship. ये जो रिलेशनशिप है कि आपने x की पीएमएफ आपको पता है, मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको पता है, और आप y की डिफरेंट वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल y, that this random variable y be equal to this स्मॉल वैल्यू y। तो आपने x की उन तमाम प्रोबेबिलिटीज को सम करना है जिस पर फॉर विच g ऑफ x इज इक्वल टू y। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी इस इक्वेशन की। आपके पास लेट y इज अ मॉड ऑफ x, ये एक फंक्शन है, एब्सोल्यूट फंक्शन है कि आपने x की एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करना है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव 4 से लेकर प्लस 4 तक है, -4 -3 -2 -1 0 एंड 1 2 3 4, तो टोटल हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और सारी वैल्यूज़ जो हैं फ़र्ज़ करें कि वो x की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं, तो इनमें से हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/9। ठीक है, ये गिवन है। x की जी एक रैंडम वेरिएबल है, इसकी पीएमएफ हमें गिवन है कि x की पीएमएफ ये है। ठीक है, अब हम चाहते क्या है कि y की पीएमएफ फाइंड करें, और y हम देखेंगे कि x के साथ कैसे रिलेटेड है। y इज रिलेटेड थ्रू दिस इक्वेशन कि y इज मॉड ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू होगी -4 जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 है, और x की जो वैल्यू होगी +4 जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 है, वो इस फंक्शन में से पास होने के बाद x की वैल्यू -4 और 4 किस पे मैप होंगी? y की वैल्यू 4 पे। ठीक है, x की वैल्यू -4 हो या 4 हो, आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। 4। ठीक है, फिर इस तरह x की वैल्यू जो -3 या +3 हो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 3। तो x की जो रेंज है वो है -4 से 4 तक, तो y की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन? 0 0 to से 4। 4। 0 to 4। हाँ,
तो ये y की वैल्यूज हैं जो कि 0 से 4 तक हैं इफ द वैल्यूज ऑफ x आर फ्रॉम -4 to 4 एंड इफ y एंड x आर रिलेटेड थ्रू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि y 0 आए? y के 0 आने की वही प्रोबेबिलिटी है जो x के 0 आने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही है ना? जी सर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि y 1 है? y के 1 आने की वो प्रोबेबिलिटी है कि अगर x 1 आ जाए या x -1 आ जाए, उन दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम होगा, ऐसा ही है ना? अगर x की वैल्यू 1 Yes, sir. -1 आ गई, आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी, तो y की 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है x की वो तमाम वैल्यूज जो हमें y = 1 दें। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि y कैपिटल Y की 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? x की उन तमाम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज का सम फॉर विच g ऑफ x = y। अब इस इक्वेशन की समझ आई? Yes, sir. आ गई है। ठीक हो गया, सही है। तो ये उसने बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y अगर मैं 1 कंप्यूट करूं तो वो इक्वल होगी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज दैट x = -1 एंड x = 1 इफ y इज रिलेटेड विद x थ्रू दिस फंक्शन। तो y के 1 होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 2/9 होगी। इसी तरह 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वो भी 2/9 होगी, क्योंकि 1/9 है x की फॉर 2 एंड 1/9 है x की फॉर -2। ठीक है, तो Sir, y class की record हो रही है? जी Sir, class की recording हो रही है? क्लास की रिकॉर्डिंग आई एम सॉरी नहीं हो रही। तो start कर दे please. अच्छा, तो ये इक्वेशन बेसिक है आपको कि अगर आपको एक रैंडम वेरिएबल x की पीएमएफ अगर गिवन है, देन हाउ यू विल कंप्यूट द पीएमएफ ऑफ y गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, तो ये आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है कि y x की वैल्यू जो है -4 से 4 है और इक्वली लाइकली है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/9 है और y x के साथ इस तरह रिलेटेड है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल y आपके पास ये आएगा कि y = 0 पे 1/9 होगी और बाकी 1 2 3 4 पे 2/9 होगी, क्योंकि वो मॉड है ना, तो माइनस प्लस वाली वैल्यूज जो है ना प्रोबेबिलिटीज की वो सम होके आपको देंगी इसकी 2/9। ठीक है, जी सर। Yes, sir. ठीक हो गया, सही। फॉर अनदर रिलेटेड एग्जांपल लेट z = x²। ठीक है, तो इस केस में जो रैंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यूज हैं -4 से 4 के दरमियान। तो आपके पास z की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी? 0 to 16। 0 to 16. 0 to 16। ठीक है, तो z की वैल्यू 0 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये आपने फाइंड करनी है। z = ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x = z, उनकी प्रोबेबिलिटीज को सम करना है। तो z = 0 इज पॉसिबल ओनली फॉर x = 0। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x विद स्मॉल x = 0 क्या है? 1/9। ये आ जाएगा आपके पास। Okay. ठीक, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ z = 4? z = 4 is possible for two values of x, 2 for Plus x = minus 2 and for x = Plus -2. 2. हाँ, so we will sum the probability of this random variable x for x = 2 and x = -2 to get the value of the function for z = 4। ठीक है, ये आप इसको y से भी रिलेट कर सकते हैं कि all those values of y for which y² = z। अगर आप सिंपली इफ z जो है वो आप ले लें y² के बराबर है, इफ z = y², तब ये डेफिनेशन होगी। those values of y which are translated to some specific value of z, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ z = स्मॉल z मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये आइडिया है कि आप एक रैंडम वेरिएबल की अगर पीएमएफ गिवन है और रैंडम वेरिएबल्स का आप इसमें रिलेशनशिप गिवन है, तो आप दूसरे रैंडम वेरिएबल की पीएमएफ को कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये उसने ग्राफिकली बताया हुआ है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, एंड ये जो है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ y है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, और रिलेशनशिप x और y का आपस में ये है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो पीएमएफ की शेप है वो ऐसे चेंज हो रही है। ठीक है जी सर। दोनों सेम सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उस चैप्टर में जो है नया वो है मीन और वेरिएंस का। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या है जी? रैंडम वेरिएबल आपके आउटकम्स को मैप करता है रियल नंबर्स पे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक नंबर से अगर आपने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करें तो वो आपका वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट होगी मीन से। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स जो है ना 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है,
तो मैं ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ, उसका एक ट्रायल करता हूँ और मेरे पास एक वैल्यू आती है, ठीक है। तो वो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि वो वैल्यू क्या आई है, तो आपने मुझे जो है ना उसका बेस्ट एस्टिमेट अगर बताना चाहें ना, तो वो होगा मीन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। समझ आई कि नहीं? जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूँ तो मेरे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब मैंने उसका एक ट्रायल परफॉर्म किया तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। वो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आई, तो और कहूं कि मुझे ऐसा एस्टिमेट बताएं जो कि बेस्ट हो, ऑप्टिमम हो इन द मीन स्क्वायर सेंस के, मतलब जो मेरे पास वैल्यू आई है और जो आप मुझे गेस करके बताएं उनके दरमियान एरर कम हो, ठीक है। तो वो जो होगा ना, जो अगर आप मुझे मीन वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल बताएंगे ना, मीन वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, तो वो आपका बेस्ट एस्टिमेट होगा फॉर द आउटकम दैट आई हैड। जी सर। समझ आई कि नहीं इसका? आ गई सर। ठीक है कि मीन वैल्यू जो होती है ना वो रैंडम वेरिएबल की, वो एक्सप्लेन करती है उस रैंडम वेरिएबल को। रैंडम वेरिएबल की वैसे तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं ना, इस केस में डाइस वाले केस में अगर इक्वली लाइकली है, तो अगर मैं रैंडम वेरिएबल को एक नंबर से डिफाइन करना चाहूँ तो नॉर्मली उसको क्या करते हैं, मीन से डिफाइन करते हैं। और मीन वो पॉइंट होता है, अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे पूछूं, ये जो पी एक्स ऑफ एक्स वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, मीन वो पॉइंट होता है जिस पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेबल होती है, ठीक है। कि मतलब अगर आप इसको ये जो बार्स हैं इनको आप वेट अज्यूम करें, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है, पिवट पॉइंट, कि जिस पर मेरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल होगी, तो आपके ख्याल में इस डिस्ट्रीब्यूशन की जीरो। कौन सा? हाँ, जीरो। तो 0 इस वेरिएबल का जो मीन है ना वो जीरो है, ठीक है। और इसी तरह इस रैंडम वेरिएबल का कोई मीन होगा जिस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल होगी, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स प्रोवाइड्स अस विद सेवरल नंबर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये पीएमएफ है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, हर एक नंबर की एक प्रोबेबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, इट वुड बी डिजायरेबल टू समराइज दिस इंफॉर्मेशन इन ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नंबर। अगर वो आपको कहे कि जी मुझे एक नंबर से जो है ना उस रैंडम वेरिएबल का कोई ऐसा बताएं जो उस नंबर रैंडम वेरिएबल का रिप्रेजेंटेटिव हो, तो वो क्या होगा, मीन ऑफ एक्स होगा। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन जो ऑपरेटर है ना, इसको मैं डिनोट करता हूँ ई ऑफ एक्स। इसको कहीं बताया, हाँ, ये ऐसे डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को लिखते हैं ऐसे हैं मैथमेटिकली, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर जिस तरह डेरिवेटिव ऑपरेटर है, जिस तरह इंटीग्रल ऑपरेटर है, इस तरह ये एक्सपेक्टेशन भी एक ऑपरेटर है, ठीक। और ये जी सर। ठीक है, तो ये हमेशा ऑपरेटर जो है ना रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई होता है। अगर आप उसको कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे तो मीन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, एक कांस्टेंट का मीन क्या होगा, अगर कांस्टेंट वेव इट फॉर्म, सर। एक वेव फॉर्म है वो थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो उसका मीन अगर कांस्टेंट आप इट सर। वही होगा ना। हाँ, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन अगर कांस्टेंट पे अप्लाई होगी तो उसका आउटपुट वही कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन का इफेक्ट फील कब होता है, जब वो किसी रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई हो, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो -4 से 4 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, 0 जीरो होगी ना। वो पॉइंट है जिस पे डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्टेबल है, ठीक है। तो एज ए मोटिवेशन, सॉरी, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स व्हिच इज वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कैसे है, एक्सपेक्टेशन। सर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को, एक्स हाँ, की अब ये वैल्यू। देखो ना, एज ए मोटिवेशन सपोज यू स्पिन अ व्हील ऑफ फॉर्चून मेनी टाइम्स, at each spin one of the number m1 m2 up to mn comes up with the corresponding probability of p1 p2 up to pn, and this is your monetary reward from that spin। क्या आप स्पिन करें, जो नंबर आए वो आपका रिवार्ड है उतना, ठीक है। लेकिन ये है कि m1 के आने की प्रोबेबिलिटी p1 है, m2 के आने की प्रोबेबिलिटी p2 और n के आने की प्रोबेबिलिटी pn है, ठीक है। तो वो आप कहते हैं जी n टाइम्स मैंने स्पिन किया तो ऑन एवरेज मुझे कितना रिवार्ड मिलेगा, ये आप अगर कंप्यूट करना चाहते हैं, वो कैसे कंप्यूट करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू एक्सपेक्ट टू गेट पर स्पिन, ये आपने कंप्यूट करना है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप ये कहें कि सपोज दैट यू स्पिन द व्हील के टाइम्स,
बच्चों एक 2-3 मिनट वेट करो, ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा, इसमें सपोज दैट यू स्पिन द व्हील के टाइम्स, ठीक है, एंड के आई इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द आउटकम इज एम आई। इस स्टेटमेंट को पे जरा फोकस करेंगे। वो कह रहा है आपने स्पिन किया के टाइम्स, तो हर स्पिन में एक नंबर आएगा, ठीक है, M1 भी आ सकता है, M2 भी आ सकता है, MN भी आ सकता है, ठीक है। तो वो कहता है के आई टाइम्स जो है ना वो एम आई आया है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। Yes, sir. ठीक है। देन द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा? अगर आपने, आपका रिवार्ड क्या है? आपका रिवार्ड है जो भी उस पे आता है। अगर M1 आता है तो M1 आपका रिवार्ड है, M2 आता है तो M2 आपका रिवार्ड है। अगर फर्स्ट करें M1 जो है वो K1 टाइम्स आया है, M2 जो है वो K2 टाइम्स आया है, और MN जो है KN टाइम्स आया है, तो इस सबको मल्टीप्लाई करके मैं सम कर दूंगा तो मेरा टोटल रिवार्ड हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है। और मैं चाहता ये हूँ कि मैंने ये तो टोटल रिवार्ड है और मैं पर स्पिन अपना रिवार्ड कंप्यूट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स इस पर डिवाइड कर दूंगा। बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये है बेसिकली एक्सपेक्टेड रिवार्ड पर ऑन इन वन स्पिन। ठीक है। अब ये रिलेटेड कैसे है प्रोबेबिलिटी के साथ? इसको रिलेट करने के लिए ना आपको एक चीज़ को समझना होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि मैंने एक अनबायस्ड कॉइन को टास्क किया, ठीक है, तो अनबायस्ड कॉइन को टास्क करने में मेरे पास हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50%। 1/2 1/2, और टेल को टास्क करने में हेड की, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना 1/2 होगी। अब मुझे बताएं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक कॉइन अनबाइस्ड कॉइन है उसको 10 टाइम्स टास्क किया, तो आपके ख्याल में कितनी दफा हेड आएगा और कितनी दफा टेल आएगा? तकरीबन इक्वल होंगे थे, 5-5। ये हमेशा से ही होगा? नहीं नो सर, सर। नहीं बता सकते। नो सर। नहीं बता सकते ना। जी अब कॉइन जो है वो अनबाइस्ड है, ठीक है, तो अब इसमें फर्ज करें 7 दफा हेड आया और 3 दफा टेल आया, तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 7/10 एंड 3/10 हेड की और टेल की। ठीक सही है। है। यस सर। तो इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप प्रोबेबिलिटी के साथ एस्टेब्लिश होता है अगर आप अपने नंबर ऑफ ट्रायल्स को बहुत ज़्यादा कर दें। अगर आप, मैं ये कहूँ ना कि आपने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जो है ना वो टास्क किया, तभी हो सकता है कि वो 50 टाइम्स हेड आए और 50 टाइम्स जो है ना वो टेल आया हो। तो इसका जी मतलब क्या सर। है कि फर्ज करें कि आपने कॉइन को टास्क किया, के आई टाइम्स जो है ना वो हेड आया आउट ऑफ के, और बाकी के माइनस के आई टाइम्स टेल आया। तो ये के आई बाई के जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा था 10 टाइम्स टास्क किया तो 7/10 था ना पहले, ठीक है, अगर 7 दफा हेड आया हो, और अगर इसी दफा 20 दफा टास्क किया तो हो सकता है 13 दफा हेड आ जाए, 13 तो 13/20 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। ये चीज जो है ना के आई बाई के, ये चीज अप्रोच करेगी टू द प्रोबेबिलिटी इफ के टेंड्स टू इन्फिनिट। समझ आएगी नहीं? जी सर। ठीक है। तो ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये अप्रोच करेगी टू द प्रोबेबिलिटी इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल्स टू इंफिनिटी। अब इसी चीज को रिलेट करें आप यहाँ से, आपने के टाइम्स टास्क किया, उसमें से M1 टाइम्स आपका K1 टाइम्स आपका M1 आया, तो ये K1/K जो है ये अप्रोच करेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग M1 इफ द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये K1/K को इसने P1 कह दिया अप्रोक्सीमेटली। ये अगर इक्वेशन समझ आई है तो फिर आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ आ जाएगी कि हाउ द K1/K अप्रोचेस टू P1। सर के इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, के मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तब उसमें 50-50 चांस है कि मतलब हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट के आपने जो है ना 10 एंड 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जो है उसको टास्क किया, तब ये पॉसिबल होगा कि 50 टाइम्स हेड आया हो और 50 टाइम्स जो है ना वो टेल आया हो। वो प्रोबेबिलिटी की तरफ कन्वर्ज करेगा जो एक्चुअली अनबाइस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी है। वैसे अगर आप 10 टास्क करें तो उसमें आपको नहीं पता चलेगा कि हो सकता है 10 के 10 हेड आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है।
ठीक है ना। यस सर। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये है कि कितनी दफा आया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में से, ये रिलेटिव, और ये अप्रोच करती है टू योर प्रोबेबिलिटी एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अब ये आपने के ट्रायल्स किए हैं, तो इसमें से k1 टाइम्स आपका m1 आया है, तो k1 ओवर k अप्रोच करेगा टू द प्रोबेबिलिटी p1 एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है ना, समझ आई कि नहीं? यस सर। यस ठीक है, सर तो समझ ये आ k1 गई। k रिड्यूस हो जाएगा p1 में, k2 ओवर k रिड्यूस हो जाएगा p2 में। अच्छा, ये लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, तो जहाँ तक हो गया तो उधर तक सुन लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट टाइम मैं उधर से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ओके k1 का k जो है वो प्रोबेबिलिटी p1 में रिड्यूस हो गया और p2 में। अब इसी, अगर ये इक्वेशन आपको समझ आ गई है, तो इससे नेक्स्ट इक्वेशन पे अगर मैं चाहूँ तो ये बेसिकली ये बन जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी। जैसे ये था ना, कहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवार्ड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द रिवार्ड इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी। वैल्यू ऑफ द रिवार्ड m1 भी हो सकती है, m2 भी हो सकती है, mn भी हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी p1 p2 एंड pn। ठीक है, तो ये बेसिकली वेटेड एवरेज है, वेटेड इन जिसका वेटिंग फैक्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू डिसाइड करेगी। तो इसको अगर मैं सम करके लिखूं एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो उसको मैं ऐसे फाइंड करूंगा कि वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी। ये कहाँ से आई? ये यहाँ से। समझ आ गई? यस सर। कंफ्यूजन है ये। वैल्यू ऑफ जी, द sir. into its probability, value of the random variable into its probability, and sum this overall values of x। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो ये इसमें ना, ये नीचे एक एग्जांपल गिवन है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल गिवन यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू। तो ये आप जरा देख लीजिएगा खुद ही हैं, सिंपल सी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी, इन सबको सम करके तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये तो आज जुम्मे का दिन है, थोड़ा शॉर्ट क्लास हुई है, स्टार्ट ये सर मैं लेट गया था, वो मेरे नेटवर्क का इशू था। बाकी फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये अब आप इसको समझ लें तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, वेरिएंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।